नमस्कार दोस्तों। देखिए, चौहान वंश को अब आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की तृतीय। ठीक है, बात करते हैं इनके शासनकाल के बारे में। तो 1177 से और 1192 में तक इनका शासनकाल रहा। बात करें आगे तो देखिए इनके पिता के बारे में बात करते हैं। तो पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। ठीक है, माता का नाम कर्पूरी देवी और इनका जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन, बात करें अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? अनहिल पाटन जो गुजरात में, वहां पे इनका जन्म हुआ। देखिए 1166 में जन्म हो गया। अब देखो 1177 में गद्दी पर बैठ गए। सोमेश्वर की युद्ध करते हुए उनकी हत्या हो गई थी। देखो युद्ध में मारे गए। अब देखिए 1166 से 77 में गद्दी पर बैठ गए। तो देखिए इनके संरक्षक की बात करते हैं। अभी छोटे थे तो संरक्षक एक तो भुवनमल जो सेनापति थे, और एक बात करें कदमवास, ये प्रधानमंत्री थे। ये क्या थे? प्रधानमंत्री। एक साल के बाद ही इन्होंने अपनी शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली। 1177 में गद्दी पर बैठ ही गए। 1178 से इन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, शासन की सारी बागडोर 1178 में अपने हाथ में ले ली। ठीक है, इनके कई उपनाम भी हैं। जैसे उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपनाम में इन्हें दल पुंगल भी बोलते हैं। दूसरी बात, विश्व विजेता भी कहते हैं, और राय पिथोरा भी बोलते हैं। ये इनकी उपाधियां थी। ठीक है, ये इनकी क्या थी? उपाधि। अब विजय के इनकी तीन, इन्होंने देखो जब विजय का आगे बढ़ाया तो विजय के लिए इन्होंने 3 नीतियों का पालन किया। एक तो विजय के लिए 3 नीतियां। नंबर एक ये थी कि इन्होंने स्वजनों का जो विरोध था उससे इन्होंने मुक्ति प्राप्त की। किससे? स्वजन यानी अपने लोगों से, स्वजनों के विद्रोह से मुक्ति। और दूसरी बात थी कि जो पड़ोसी राज्य थे ना, उनका इन्होंने क्या कर दिया? दमन कर दिया। पड़ोसी राज्यों का दमन। और तीसरी जो और महत्वपूर्ण जो बात रही, इन्होंने विदेशी जो शत्रु था उनका मुकाबला किया। विदेशी शत्रुओं का मुकाबला किया। ठीक है, ये तो इनकी विजय की नीति के 3 महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब बात करते हैं इन्होंने कला साहित्य की स्थापना करी। किसकी? कला साहित्य विभाग की स्थापना करी। और कला साहित्य विभाग के अंतर्गत देखो कला साहित्य विभाग में इनके पास जो बात करें चंद्रबरदाई, जयनायक, चंद्रबरदाई हो गए, जयनायक हो गए, बागेश्वर हो गए, जनार्दन हो गए, बागेश्वर, जनार्दन और विद्यापति गौड़। विद्यापति गौड़ और विश्वरूप और आशाधर, विश्वरूप और आशाधर, ये इनके दरबारी थे। ये इनके क्या थे? दरबारी। अब देखो चंद्रबरदाई ने इनकी एक रचना लिखी, पृथ्वीराज रासो। जब पृथ्वीराज रासो इन्होंने रचना लिखी, इनको ये पूरा नहीं कर पाए बरदाई, और अपने पुत्र जलहण को ये सौंप दिया, और जलहण ने इसे पूरा किया था। किसने पूरा किया? जलहण ने इस ग्रंथ को पूरा किया। दूसरी बात करें तो जयनायक ने
इनकी एक रचना लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। देखो प्रश्न यही पूछा जाता है, जैसे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है या पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, इनसे संबंधित चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी और जय नायक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने अपने चचेरे भाई का, इनका चचेरा भाई था, चचेरा भाई का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन का अंत कहां किया? गुड़गांव में। ये भी गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन के चचेरे भाई थे, उनका इन्होंने क्या किया? अंत किया। दूसरी बात करें तो भंडाणकों का भी इन्होंने अंत किया, भंडाणकों का दमन। तो भंडाणकों का दमन भी कहां पे हुआ? ये भंडाणक एक जाति थी जिसका इन्होंने दमन किया गुड़गांव में। कहां पे? गुड़गांव के युद्ध में। गुड़गांव के युद्ध में किनका दमन किया? भंडाणकों का दमन कर दिया। अब जैसे यहां से बात करें तो इनकी सीमा गुड़गांव के युद्ध में जैसे भंडाणकों को पराजित किया ना, तो सीमा लग गई महोबा से। किससे लग गई? महोबा से सीमा लग गई। और महोबा जैसे सीमा लगी तो महोबा का युद्ध में, महोबा के शासक से इन्होंने युद्ध लड़ा, महोबा के शासक से इन्होंने युद्ध लड़ा और वो युद्ध कहलाया तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, जिसमें चंदेल शासक, महोबा में शासक किसका था? चंदेलों का शासन था। और चंदेलों के शासक परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल को इन्होंने क्या करा? पराजित किया। और परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। यहां इनके सेनापति की हम बात करते हैं तो यहां सेनापति थे आला और उदल। आला और उदल इनके सेनापति रहे। और इस युद्ध को जीता किसने? पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत गए, तुमुल का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया था 1182 में। तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? 1182 में। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। अब ये तो हो गया महोबा से संबंधित, चंदेलों से संबंधित चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इनका चालुक्यों के साथ भी संघर्ष रहा, जिसके लिए देख लो, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट इनका संघर्ष रहा चंदेलों, चंदेलों से संघर्ष हो गया। अब बात करते हैं चालुक्यों से। तो चालुक्य से भी इनका संघर्ष रहा। तो देखिए चालुक्य में, चालुक्य संघर्ष की बात करें तो चालुक्य में एक शासक रहे जिनका नाम था भीमदेव द्वितीय। चालुक्य शासक कौन थे? भीमदेव द्वितीय। और पता है चालुक्य कहाँ? गुजरात में। चालुक्य का शासन कहाँ था? गुजरात में था। अब कहते हैं चालुक्य शासक भीमदेव से इनके युद्ध का कारण ये था कि आबू का राजा था, आबू का नरेश रहा सांखला परमार। सांखला परमार की एक बेटी थी जिसका इच्छनी कुमारी, उसके विवाह से संबंधित बातें थी, जिसके कारण इन दोनों में युद्ध हुआ। भाई पहला कारण मानते हैं कि आबू नरेश सांखला परमार की बेटी, ठीक है, सांखला परमार की बेटी इच्छनी कुमारी, इच्छनी कुमारी से विवाह को लेकर भी इनका विवाद हो गया था। भीमदेव इच्छनी कुमारी से विवाह करना चाहता था, इधर पृथ्वीराज चौहान जो हैं इच्छनी कुमारी को उठाकर ले जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां ये मेन कारण एक ये माना जाता है। और दूसरे की हम बात करें तो गोपीनाथ जी, डॉक्टर गोपीनाथ जी कहते हैं कि दोनों ही शासक, गोपीनाथ कहते हैं कि दोनों ही शासक क्या थे? अपने मतलब महत्वाकांक्षी रहे थे। क्या रहे थे? महत्वाकांक्षी, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। दोनों शासकों को महत्वाकांक्षी बताया। ठीक है, दोनों की महत्वाकांक्षा के कारण इनमें एक दूसरे में युद्ध हुआ। और इसको देखो 1184 में निर्णायक युद्ध माना जाता है। देखो कब? 1184 में निर्णायक युद्ध रहा। और 1187 में चालुक्य एक महामंत्री थे जिनका नाम था जगदेव परमार, जिन्होंने इन दोनों में क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब आते हैं हम नाडोल गहडवाल वंश से संबंधित बात करेंगे। देख लीजिए एक बार,
गहड़वाल और चौहानों के बीच में संघर्ष के बारे में बात करते हैं। देखिए गहड़वाल और चौहान दोनों व चौहानों में संघर्ष। अब देखिए इसमें भी संघर्ष को लेकर वही बातें रहेंगी। गहड़वाल शासक कन्नौज में था, गहड़वालों का शासन कहाँ था? कन्नौज, और कन्नौज का राजा था जयचंद गहड़वाल। कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल, इधर चौहान शासक पृथ्वीराज हैं। अब देखिए मुख्य कारण तो माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी को लेकर दोनों में विवाद रहा और दोनों में एक दूसरे में विद्रोह रहे और लड़ाई झगड़े रहे। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात मानते हैं कि जयचंद की बेटी थी, जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता और जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता का प्रेम प्रसंग बताया जाता है। यानी यह किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। तो एक कारण यह भी बताया गया और इस कारण का पता हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब, एक रचना लिखी उन्होंने जिसका नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है, इस किताब से हमें इस स्टोरी के बारे में पता चलता है कि जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता से इनका पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो चौहान और गहड़वालों में संघर्ष हो गया। अब मेन बात आती है तुर्कों से संघर्ष रहा इसका। अब देखिए तुर्कों से भी किनके मध्य संघर्ष रहा? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी, जिसकी बात कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो तुर्क व चौहानों में संघर्ष। देखो तुर्क व चौहानों में संघर्ष क्या रहा? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन में कब हुआ था? 1191 में। इसमें बात करें चौहानों का जो सेनापति था, चौहानों की तरफ से जो सेनापति रहा वह था खांडेराव, और दिल्ली का शासक था गोविंद राय। ये भी साथ था, गोविंद राय भी क्या था? इस युद्ध में साथ में ही था पृथ्वीराज के। ठीक है, सेनापति खांडेराव, यही से पूछा जाता है कि देखो सेनापति खांडेराव और दिल्ली का शासन था, यानी दिल्ली का शासक गोविंद राय भी इस युद्ध में साथ में रहा और इस युद्ध को पृथ्वीराज जीत जाता है। मोहम्मद गोरी युद्ध हार जाता है और वापस अपने गौर प्रदेश की तरफ चला जाता है। अब तराइन के दूसरे युद्ध में वो कहता, वहां से संदेश भेजता है कि या तो मेरे से संधि कर ले या फिर युद्ध के मैदान में तैयार है। तो पृथ्वीराज ने कह दिया कि भाई आजा युद्ध के मैदान में, हम तो तैयार है लड़ने के लिए। हमेशा ही राजपूत तो युद्ध करने के लिए तैयार रहते ही थे, भाई आन बान शान के लिए लड़ते थे। तो दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में देखो, अब इसे पता था मोहम्मद गोरी को कि ऐसे तो हम जीत नहीं सकते, तो इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या करा कि भाई संधि प्रस्ताव भेज दिया। क्या भेज दिया? संधि प्रस्ताव भेज दिया। और संधि प्रस्ताव भेजा हसन निजामी के अनुसार, कहते हैं कि संधि प्रस्ताव भेजा रुकनुद्दीन के साथ। किसके साथ? रुकनुद्दीन हमजा के साथ में संधि प्रस्ताव भेज दिया और युद्ध के मैदान में वहां बैठे ही थे तराइन के मैदान में। और वहां पे इन्होंने क्या कर दिया? तुर्कों ने अचानक से आक्रमण कर दिया और यहां से पृथ्वीराज को ये उठा ले जाता है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी उठा ले जाता है और कहां ले जाता है? गौर प्रदेश ले जाता है। ठीक है, अब देखो द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? पराजित हो गए पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गौर प्रदेश ले जाता है। अब देखिए यहां कारण बताते हैं कि भाई इस पराजय के कारण क्या कर रहे। एक तो ऐसे कहा कि चौहान है ना, चौहान दूरदर्शी नहीं थे, दूरदर्शी शासक नहीं था। कि चौहान क्या नहीं था? चौहान दूरदर्शी का मतलब दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी
शासक नहीं था। दूसरी बात कि तुर्कों ने क्या करा, छल कर दिया। क्या कर दिया? तुर्कों की कूटनीति भी बोल सकते हैं या छल भी बोल सकते हैं। तुर्कों ने इसमें क्या कर दिया, तुर्कों की कूटनीति या छल कपट भी बोल सकते हैं। तुर्कों ने किसका प्रयोग किया? छल कपट का। युद्ध के मैदान में आके संधि की बात करके अचानक से धावा बोल के पृथ्वीराज चौहान को वहां से उठा लिया। अब देखो मोहम्मद गोरी यहां से पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ले जाते हैं कहां पर? गौर प्रदेश में। अब देखिए इनका परम मित्र था चंद्रबरदाई। परम मित्र कौन रहे? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने क्या किया कि अपनी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो, अपने पुत्र जलहण को सौंपकर वो कहां चले गए थे? पृथ्वीराज से मिलने के लिए। ठीक है, उसके पृथ्वीराज से मिलने के लिए जैसे ही चले गए तो वहां क्या होता है कि शब्दवेदी बाण जो है पृथ्वीराज चौहान को चलाना आता ही था। वहां ले जाकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गर्म सलाखें चलाकर। ठीक है, ये उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी और प्रतियोगिता में तीरंदाजी की प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता में भाग लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, चंद्रबरदाई के कहने पर। और चंद्रबरदाई ने उस समय कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। मतलब ये चंद्रबरदाई ने वहां सब कुछ समझा कर भेजा। और वहां से जैसे ही मोहम्मद गोरी 3 बार कहता है कि पृथ्वीराज बाण चलाओ, पृथ्वीराज बाण चलाओ, कमान दी और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी पर बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को यहां से ले गए तो इनका एक पुत्र था और उसका नाम था गोविंदराज। और गोविंदराज को ये सौंप गया अजमेर। क्या सौंप गया? अजमेर। और यहां पर शासक बना के कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का नियुक्त कर गया दिल्ली में। ठीक है, इसने अजमेर किसको सौंप दिया? गोविंदराज को दे दिया। गोविंदराज को वहां का, क्योंकि इसने क्या कर ली, सेवा करेंगे, बोला हम कि तुर्कों की क्या करेंगे, स्वामी भक्ति का परिचय देंगे आपको। किसने कहा? गोविंदराज ने। अब वहां के जो राजपूत शासक थे, जो सरदार थे, उन्होंने हरिराज को, किसको? हरिराज को, जो पृथ्वीराज के छोटे भाई थे, पृथ्वीराज के भाई थे, उनको हरिराज को राजा बना दिया और गोविंदराज को वहां से भगा दिया। और हरिराज को क्या कर दिया? राजा बना दिया। और हरिराज ने अपनी सेना, एक सेनापति के साथ में, जैतर के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस आकर अजमेर पर आक्रमण किया और अजमेर को अपने अधीन कर लिया। अब यहां से गोविंदराज को ये भेज देते हैं रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर का शासक बना देते हैं और यहीं से रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो ये था पृथ्वीराज से संबंधित जो आज हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, हमारे लगभग अजमेर के चौहान आज पूरे हुए हैं। कल से जो हमारी क्लास, कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। और यहाँ रणथंबोर के चौहानों की स्थापना करने वाला गोविंदराज, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।